नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की 1 साल पुरानी अस्पताल बनाने की गड़बड़ी की शिकायत को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा एसीबी को भेजने पर सवाल उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि अगर किसी जनसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो जांच एजेंसी इस मामले मैं तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक सरकार इसकी इजाजत न दे। इस मामले में निर्वाचित सरकार से इजाजत नहीं ली गई है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मुताबिक ऐसी किसी भी शिकायत पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होता है, जबकि इस मामले में शिकायत किए हुए करीब 1 साल का समय हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे अस्पतालों को लेकर भाजपा वाले फर्जी शिकायत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। एलजी वीके सक्सेना ने इस आरोप की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को जांच की मंजूरी दे दी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कहा कि हम एक कट्टर ईमानदार सरकार हैं और हम किसी भी जांच से डरते नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए बीजेपी ऐसी शिकायतें दर्ज करवा रही है। सिसोदिया ने कहा कि ये घटिया हरकत है। एक सरकार काम कर रही है तो अधिकारियों को में डर फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको एसीबी को दे दिया। फिर से कह रहा हूं कि हम किसी जांच से नहीं डरते, लेकिन आप प्रोसीजर तो फॉलो करोगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि किसी भी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइन। वो कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर, इन दिस केस एसीबी और एनीबडी, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी or investigation into any offense alleged to have been committed by a public servant, यहाँ पे एक इंजीनियर के खिलाफ शिकायत की गई है, public servant under this act where the alleged offense is relatable to any recommendation made or decision taken by such public servant in discharge of his official function or duties without the previous approval of state government। किसी भी इंजीनियर के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी कहता है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस तरह की किसी भी जांच के मंजूरी मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम वैसे तो 3 महीने, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो तो 4 महीने के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शिकायत करने के और उसकी जांच कराने के लिए पूरा 3 सितंबर 2021 को लेटेस्ट एसओपी बना रखा है। लेकिन इसको वायलेट करते हुए एलजी साहब ने बिना राज्य सरकार से पूछे हुए सीधे उसको एसीबी को दे दिया, उसको एंटी करप्शन ब्रांच को दे दिया, एक पुरानी शिकायत को जो साल भर पुरानी थी, जिसको देन एलजी साहब खारिज कर चुके थे। तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो एलजी साहब पूरी तरह से अब ये है भाई भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली के किसी भी काम को रुकवाना चाहता है तो शिकायत करो। मैंने अभी पिछले दिनों, कल भी और आज भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा कि दिल्ली सरकार जो हॉस्पिटल्स बनवा रही है उसको लेके, उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अब फर्जी कंप्लेंट कर करके साजिश कर रहे हैं कि इसको रुकवाया जाए, किसी तरह से हॉस्पिटल ना बने। इस सिलसिले में मैंने पेपर्स में पढ़ा कि दिल्ली के नए एलजी साहब ने मनोज तिवारी जी की एक पुरानी कंप्लेंट को उठा के, फिर से उठा के उन्होंने उसको एसीबी के पास भेज दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं, कट्टर देशभक्त पार्टी है। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। हम किसी तरह के भी इन्वेस्टिगेशन से पिछले 7 साल 8 साल से, जब से सरकार में हैं, इन्होंने सैकड़ों बार जांच कराई है और सैकड़ों बार और करा लें, हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। लेकिन जब आप काम रुकवाने की नीयत से अधिकारियों को जांच के दायरे में फंसाने की कोशिश करते हैं तो हम इसे घटिया हरकत कहते हैं।
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कोरोना काल में आम आदमी पार्टी द्वारा जो अस्पताल बनाए गए थे, तो उसे लेकर बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब कोरोना काल था तो कहीं न कहीं अस्पतालों के बनाने की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट की गई थी। मगर यहाँ पर लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर हमला भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने शिकायत दाखिल की थी 1 साल पहले कि दिल्ली के अंदर जो अस्पताल बनाए गए हैं, लगभग 7 अस्पताल बनाए गए हैं, उनके अंदर भ्रष्टाचार किया गया है। और इसी को लेकर अब नए उपराज्यपाल के पास भी मनोज तिवारी ने शिकायत भेजी है कि वो इसकी जांच कराएं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार-बार इस मुद्दे को लेकर अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करी है। कल भी जिस तरीके से मनोज सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि जो भाजपा के नेता हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जांच नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत दी भी जाती है और जिस तरीके से एबीसी को जिस तरीके से शिकायत एसीबी को जिस तरीके से शिकायत दी गई थी उसके अंदर लगभग 4 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए थी, मगर 1 साल पुराना मामला हो चुका है और उसको लेकर दोबारा से शिकायत दी गई है नए उपराज्यपाल को और लगातार वीके सक्सेना को ये भी कोशिश की जा रही है कि उनके जो शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाए। और दिल्ली के अंदर जो अस्पताल बनाए गए हैं लगभग 7 अस्पताल, उसके अंदर जो भ्रष्टाचार किया गया है उसके लेकर कहीं ना कहीं जांच बिठाई है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार बताती हुई नजर आ रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर 7 अस्पताल बनाए गए हैं, हालांकि अभी वो अस्पताल अभी शुरू नहीं हो पाए हैं क्योंकि अस्पताल का सेकेंड पार्ट बनाया गया है तो वो अभी तक पार्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर तो भाजपा के जिस तरीके से मनोज तिवारी ने सबूत पेश करने की प्रेस वार्ता के अंदर सबूत पेश करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट पेश करने की माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर गड़बड़ी की गई है उसके अंदर जांच होनी चाहिए। ये शिकायत लगभग 1 साल पुराना हो चुका है मामला, मगर अभी तक इसके अंदर जांच नहीं हो पाई है और ना ही यह स्पष्ट हो पाया कि जो दिल्ली के अंदर जो अस्पताल बनाए गए हैं उनके अंदर खर्चा कितना हुआ है और उनके अंदर भ्रष्टाचार कितना हुआ है। तो इसके लेकर जांच एजेंसी क्या कह सकते हैं डिसाइड करेगी ये जरूर देखना होगा। मगर वीके सक्सेना की बात करें जो उपराज्यपाल है उनके द्वारा कहीं ना कहीं अब जांच करने की मांग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है वो बिल्कुल गर्माता नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह भाजपा जो है वो लगातार इन मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार जो है भ्रष्टाचार करती हुई नजर आ रही है और भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम पर पहुंच चुका है, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है मनोज सिसोदिया वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बचाव जरूर करते हुए नजर आए। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी किस बेसिस पे, किस आधार पर ये कहती है कि हम ईमानदार पार्टी हैं? लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चाहे आप वो माफ कीजिएगा, चाहे आप सत्येंद्र जैन की बात ले लीजिए, चाहे अभी अस्पतालों की बात ले लीजिए, हर बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का ये कहना रहता है कि हम ईमानदार पार्टी हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मनोज सिसोदिया की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम ईमानदार पार्टी हैं, लोगों के बीच में हमारी एक छवि है, उस छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा बिल्कुल आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन की बात करें तो उनके ऊपर पहले से ही ईडी की कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है और वो ईडी की कस्टडी के अंदर है। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री और कहीं ना कहीं वो कस्टडी के अंदर है तो फिर स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम कर रहा होगा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर मनोज सिसोदिया कहें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, दोनों ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का बचाव करते हुए नजर आते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार पार्टी है। मगर वो ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं अब कटघरे के अंदर खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की बात करें और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी स्पष्ट कहा था कि भाजपा जो है वो मनोज सिसोदिया को भी किसी फर्जी केस के अंदर फंसा सकती है। तो लगातार जिस तरीके से आरोप लगते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर और बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हम ईमानदार पार्टी है, तो ईमानदार पार्टी है तो फिर जांच से डरने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई चल रही है सत्येंद्र जैन के ऊपर, उसके लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बार बार ईडी को लेकर केंद्र सरकार को लेकर कटघरे के अंदर खड़े करती नजर आ रही है। मगर जांच के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि सत्येंद्र जैन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई थी या मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसके अंदर अभी तक
तक सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल पाई और 2 बार वो अपील कर चुके हैं। तो सोचिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी लगता नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिस तरीके से आई थी 2014 के अंदर कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, उनका चुनाव चिन्ह जो था वो झाड़ू था, इसीलिए रखा गया था वो चुनाव चिन्ह भी, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म किया जा सके। मगर भ्रष्टाचार के अंदर खुद आम आदमी पार्टी ही फंसती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना काल के अंदर 7 अस्पतालों को बनाने के लिए कार्य किया गया था, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी सबूत जो है वो प्रेस के माध्यम से लगातार मनोज तिवारी की ने पेश करने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसकी शिकायत जो है वो एसीबी को दी जा चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं नए उपराज्यपाल जो है उनके पास भी शिकायत दी जा चुकी है। तो देखना होगा जांच एजेंसी किस तरीके से काम करती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो कह सकते हैं बिल्कुल साफ नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें जांच से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मनीष सिसोदिया ने उसमें कहा है कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसके मुताबिक कोई भी शिकायत जो होती है 4 महीने के अंदर उन्हें उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो ये शिकायत दर्ज की गई है इसमें करीब 1 साल का समय हो चुका है। तो ऐसा क्यों है, इतना समय क्यों लग गया, अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तो लगातार उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए थी। और जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि 4 महीने के अंदर जांच होनी चाहिए थी और 1 साल का लंबा समय क्यों लग चुका है, ये जरूर सवाल खड़े होते हैं एसीबी के ऊपर। और लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके का आरोप भी कहीं ना कहीं एसीबी पहले भी लग चुके हैं। मगर यहाँ पर जांच के अंदर 4 महीने की जगह से 1 साल क्यों लगा, ये जरूर देरी देखने को मिली। मगर यहाँ तक अभी तक जांच का जो सिलसिला है 7 अस्पतालों को लेकर वो अभी तक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी की जो कार्रवाई है उसको लेकर मनोज तिवारी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जांच होनी चाहिए। 1 साल पुराना जरूर मामला है, मगर उपराज्यपाल जो पहले कह सकते हैं दूसरे थे वो अब बदल चुके हैं, वीके सक्सेना जी आ चुके हैं, तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं जांच कराने के लिए मांग की जा रही है। मगर देखना होगा कि जो 1 साल पुराना मामला या फिर दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर 7 अस्पताल है उनके अंदर किस तरीके का भ्रष्टाचार किया है ये तो जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। मगर जांच अभी भी कहीं ना कहीं देरी पकड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उस पर रफ्तार होनी चाहिए थी। जो 4 महीने का समय बोला गया है वो बिल्कुल 4 महीने के अंदर जांच हो जानी चाहिए थी, मगर 1 साल बिल्कुल हो चुका है और कहीं ना कहीं इसके अंदर जो देरी हुई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी राजीव, ऐसा क्यों है कि बीजेपी लगातार जो आम आदमी पार्टी है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है? आप चाहे सत्येंद्र जैन के केस को ले लीजिए, चाहे अभी अस्पताल के केस को ले लीजिए, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बार बार जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और बार बार उसे निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी लगातार जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। कांग्रेस की बात करते हैं वो भी जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की जो गिरफ्तारी के अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार है वो भी कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर है, अभी उनसे भी पूछताछ की जा रही है, बिल्कुल वो उनकी कस्टडी के अंदर है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बचाव करते हुए नजर आ रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो नेता है वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी है। मगर वो अगर ईमानदार है तो फिर उनको जांच से डरने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर जांच में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, चाहे वो ईडी के द्वारा हो, एसीबी के द्वारा हो या फिर इनकम टैक्स के द्वारा हो, क्योंकि कई बार इनकम टैक्स की भी रेट बढ़ चुकी है मनोज सिसोदिया के ऊपर भी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी और यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर भी। तो लगातार इस तरह की जांच जो की जा रही है उसके अंदर अगर साफ है यानी कि पाक दाग है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। मगर इस तरीके से आपको ये कहना कि हम ईमानदार पार्टी हैं और भाजपा जो है वो उनको पीछे पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके के आरोप जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर ही देखने को मिलते हैं। और दिल्ली के अंदर अब निगम के चुनाव आने वाले हैं तो शायद उसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि एसीबी की जांच जो है वो किस तरफ जाती है और इसके अंदर जो 7 अस्पतालों की जो भ्रष्टाचार करने की बात की जा रही है उसके अंदर क्या सबूत मिल पाते हैं ये जरूर देखना होगा। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक योग दिवस के मौके पर प्रयागराज पहुंचे थे। आपको बता दें, देश में अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना भर्ती के नियमों में बदलाव पर उन्होंने कहा कि कुछ हार चुके लोग जो सत्ता में आने के लिए आंदोलन करा रहे हैं लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। उन्होंने योग के आसन करके स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया। ये युवाओं के हित में है और सेना में आने के 4 साल बाद युवाओं के लिए कई सेक्टर के लिए विकल्प खुल जाएंगे, कहीं इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी यूपी के नौजवानों से अपील है कि भारत के हित में, सेना के हित में इसे सेना को ज्वाइन करें।
हम नौजवानों को ये भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक योग दिवस के मौके पर प्रयागराज पहुंचे। देश में अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना भर्ती में के नियमों में बदलाव पर उन्होंने कहा कि कुछ हार चुके लोग जो सत्ता में आने के लिए आंदोलन करा रहे हैं, लेकिन उनके जो मंसूबे हैं वो सफल नहीं होंगे। उन्होंने योग के आसन करने के बाद स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया और अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि ये युवाओं के हित में है और सेना में आने के 4 साल बाद युवाओं के लिए कई सेक्टर के विकल्प खुले हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी यूपी के नौजवानों से अपील है कि भारत के हित में, सेना के हित में सेना को ज्वाइन करें। हम नौजवानों को ये भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। तो आपको बता दें कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो प्रयागराज में कल थे और इस अवसर पर उन्होंने लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। और इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने नौजवानों से ये अपील की कि वो सेना में भर्ती हों, सेना को ज्वाइन करें, क्योंकि 4 साल बाद युवाओं के लिए कई सेक्टर में जो है अवसर खुल जाएंगे। और जो नौजवान थे उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक योग दिवस के मौके पर प्रयागराज पहुंचे। देश में अग्निपथ स्कीम के जरिए सेना भर्ती के नियमों में बदलाव पर उन्होंने कहा कि कुछ हार चुके लोग जो सत्ता में आने के लिए आंदोलन करा रहे हैं, लेकिन उनके जो ये मंसूबे हैं उन्हें हम सफल नहीं होने देंगे। और योग दिवस पर उन्होंने आसन करके स्वस्थ रहने का संदेश भी यहाँ पर नौजवानों, युवाओं को दिया। सभी को उनके द्वारा ये संदेश दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि ये युवाओं के हित में है और सेना में आने के 4 साल बाद युवाओं के लिए कई सेक्टर में जो है विकल्प खुले हुए हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो कल योग दिवस के मौके पर जो है प्रयागराज में रहे, तो उस बीच उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर भी अपनी बात रखी। तो क्या क्या बातें उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर रखी हैं? देखिए, कल योग दिवस था। 21 जून के दिन वो इस तरह से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपने अलग अलग जिलों में जाएंगे। तो ब्रजेश पाठक भी कल प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज पहुंचने के दौरान उन्हें योग के दौरान पत्रकारों द्वारा वार्ता की थी। तो उसमें ये बात कही थी कि अग्निपथ स्कीम जो चल रही है वो युवाओं के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो दूरदर्शी है और उत्तर प्रदेश के युवा हो और चाहे अन्य युवा हो, वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है कि अच्छा अवसर है। और जाहिर सी बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो अग्निपथ की आड़ में जो इस तरह की साजिशें चल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो डूबता हुआ जहाज है। और डूबता हुआ जहाज क्योंकि वो हार चुके हैं और हार के चलते ये जो अग्निपथ है वो युवाओं को कहीं ना कहीं पलगराने का कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो हार है उसी चीज इस अग्निपथ में निकाल रहे हैं। और लगातार इस बात को कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कही थी और साफ तौर पर कहा सकता है कि विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। और विपक्ष में चाहे जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने साफ तौर पे इनको आड़े हाथ दिया और कहा जा सकता है कि आड़े हाथ देते हुए उन्होंने उन पर हमला साधने का काम किया। जितेंद्र, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर ये आरोप लगाए हैं कि विपक्ष सत्ता में आने के लिए ये सारे आंदोलन जो है विपक्ष करवा रही है। देखिए, बिल्कुल भाई कि ब्रजेश पाठक ने कहा था कि 2014 से जिस तरह से सपा की जो हार थी वो तय थी और कहीं न कहीं हार की जीत निकालने के लिए और सत्ता में वापसी करने के लिए शायद वो कोशिश कर रहे हैं। और उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी हारेगी और हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। और साफ तौर पर कहा जिस तरह से विपक्षी पार्टी तमाम आंदोलन कर रही है अग्निपथ को लेकर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या पार्टियां, वो सभी कहीं न कहीं हमलावर है। और इस हमलावर के चलते तमाम सत्ताधारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है, सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उनको घेरने का काम किया जा रहा है। तो इसको देखते हुए जहाँ विपक्ष हमलावर है, विपक्ष कोशिश कर रहा है कि जिस
योजना को वापस किया जाए तो सत्ताधारी पार्टी भी उनका जवाब देने का काम कर रही है। जितेंद्र, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है युवाओं के साथ है, नौजवानों के साथ है, लेकिन ऐसा तो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। अगर सरकार नौजवानों के साथ होती तो इतने बड़े प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिलते। तो किस बेसिस पर जो है सरकार ये कह रही है कि हम नौजवानों के साथ हैं? देखिए, ब्रजेश पाठक ने बात कही है कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनके साथ में खड़ी है। और जिस तरह से पीछे आपने बात कही, तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि इस योजना के अंतर्गत चीजें क्या क्या है, और उसी के चलते शायद इन सब चीजों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन को देखते हुए भी जो अग्निपथ है वो इसकी जो बारीकियां हैं वो सरकार शायद नहीं बता पा रही, इसलिए युवाओं में आक्रोश है। क्योंकि जिस तरह से बयान आया था कि अग्निपथ में ज्वाइन करने के बाद 4 साल बाद अग्निपथ का उनको पत्र मिलेगा, और कहीं न कहीं उनके बाद उनके कई अवसर खुले हैं। तो देखिए, सरकार ये क्लियर नहीं कर रही है कि अवसर किस तरह के, साफ तौर पे इन अवसरों को नहीं बताया, तो शायद युवाओं में इस तरह का आक्रोश है। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए अग्निपथ स्कीम को लेकर, तो अग्निपथ स्कीम को लेकर जो प्रदेश है उसमें तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, लेकिन अगर आज वर्तमान की स्थिति में अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में कैसी स्थिति यूपी में बनी हुई है? देखिए, ये बात करें अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा को जो प्रदर्शन है वो काफी चिंताजनक है, और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में की बात की जाए, दूसरे राज्यों में भी, इसके चलते इसका खामियाजा जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक लंबी एलिफेंट ट्रेनों की जिनको निरस्त कर दिया गया है, जिससे के रूट बदल दिए हैं, तो लोगों को स्टेशनों पर भी परेशानी हुई। जब इसका रिजर्वेशन था, उनके रिजर्वेशन कैंसिल करने पड़ रहे हैं, और रेलवे को रिफंड, और बड़ी संख्या में लगभग हजारों करोड़ रुपए की यूँ कह सकते हैं कि रिफंड यात्रियों को देना पड़ रहा है रेलवे को। तो रेलवे को भी एक बड़ा नुकसान नजर आ रहा है, और आम जनता को परेशानी हो रही है वो तो। जितेंद्र, जिस तरीके से अभी तक जो अग्निपथ स्कीम को लेकर जो प्रदर्शन किए गए हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो यूपी में अभी तक जो ये प्रदर्शन हुए हैं इसमें अभी तक कितनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है? देखिए, एक रेलवे के आंकड़े की बात की जाए, तो रेलवे के आंकड़े की बात की जाए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है रिफंड को लेकर, और संपत्तियों को करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई केवल गिरफ्तारी के अलावा वो नुकसान नहीं बताना है, लेकिन रेलवे ने जरूर अपना एक नुकसान अनुमानित नुकसान बताया कि लगातार अनुमानित नुकसान हो रहा है। ट्रेनों को आगजनी के यानी आगों से बढ़ोतरी किया गया, आगों से चलाया गया, और साथ ही साथ जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वो इस लंबी पीरियड सरकार ने फिलहाल जारी नहीं की प्रदेश सरकार ने। लेकिन ये जरूरी है कि जो इसमें प्रदर्शन करा उन युवाओं के खिलाफ लगातार सरकार एक्शन मोड में। जितेंद्र, इस प्रदर्शन के बीच में सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम यूपी सरकार द्वारा किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, आरपीएफ से लेकर तमाम जो सुरक्षा बल है रेलवे के वो लगाए गए होंगे। बड़ी संख्या में जो फोर्सेज होती है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे गंगा नियंत्रण हो, चाहे अन्य वो आरपीएफ हो, उन सबको अलग अलग बटालियन अलग अलग जगह तैनात किए गए, और सुरक्षा की जा रही सरकारी संपत्तियों की सरकार लगातार कोशिश कर रही युवाओं को संदेश देकर कि युवा इस तरह का ना करें, और युवा उससे दिन को समझे और अग्निपथ से जुड़े, क्योंकि ये उनके ही फायदा है, क्योंकि इसके बाद तमाम तरह के अवसर हैं जो युवाओं को मिलेगा। अब आप देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में लगातार अग्निपथ को लेकर झगड़े हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उस तरह से युवा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में खड़े हुए राजनीतिक संकट को लेकर मंगलवार शाम को सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। बैठक के खत्म होते ही सभी शिवसेना विधायकों को अब वर्ली के एक होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले मलिंद नार्वेकर ने होटल पहुंचने के बाद वार्ता के दौरान एकनाथ शिंदे की सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करवाई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक की वार्तालाप चली, और इस दौरान शिंदे ने दावा किया कि इनके साथ 35 विधायक हैं। आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक में शिवसेना विधायकों से कहा है कि
अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप बीजेपी के साथ थे तो क्या आपको कम परेशानियां हुई थी, तो अब बीजेपी के साथ कैसे जाएं? उन्होंने कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनेंगे और सभी विधायक जल्द एक साथ होंगे। राकांपा और कांग्रेस हमारे साथ हैं। वहीं शिवसेना के सभी विधायक वर्ली के एक होटल में शिफ्ट हो गए हैं। महाराष्ट्र में जहां सरकार गिराने और बचाने का खेल चल रहा है, इस बीच रामदास अठावले ने दावा किया है कि जल्द ही देवेंद्र फडणवीस सरकार बना लेंगे। और वहीं उनकी पत्नी ने भी उद्धव ठाकरे पर इशारों पर हमला बोल दिया। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि एक था कपटी राज, ऐसा ट्वीट उनके द्वारा किया गया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने वाली है। एकनाथ शिंदे को साथ लेकर बीजेपी सरकार बना सकती है। और इस बीच शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने एकनाथ शिंदे के साथ गायब होने पर बोरवली मागा थाने विधानसभा में स्थित शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और उनके ऑफिस के बाहर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन के बाद दहिसर पुलिस ने कई शिव सैनिकों को हिरासत में लिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से कल सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर जो है बैठक की गई, जिसमें महाविकास अघाड़ी मौजूद थी, उनके साथ ये बैठक की गई, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा? बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र की सियासी हलचल कल जिस तरह से पूरे दिन देखी गई, ऐसा माना जा रहा है कि आज भी पूरे दिन सियासी ड्रामा चलेगा, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार से अपील की है कि जब तक आप भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब तक वह वापस शिवसेना में नहीं आएंगे। अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे की स्थिति बेहद नाजुक भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे लिया। इसको लेकर कल मीटिंग रखी गई, लेकिन इस मीटिंग के दौरान किसी भी मुद्दे तक जो है नहीं पहुंच पाए। माना जा रहा है कि आज 11 बजे फिर एक बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन इस बीच अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष बाला साहब थोराट के यहाँ कांग्रेस तमाम विधायकों की मीटिंग चल रही है। उसके बाद जो है उद्धव सरकार के साथ यह मीटिंग चलेगी, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो 11 बजे के आसपास मातोश्री में इस पूरे मसले को लेकर मीटिंग की जाएगी। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नार्वेकर जो है एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बातों पर अडिग रहे और उनका सीधा तौर पर क्या कहना है कि जब तक बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते हम वापस नहीं जाने वाले हैं। अब ऐसे में स्थिति ऐसी हो रही है कि एक तरफ शरद पवार जी दिल्ली गए हुए थे, इस दौरान अजित पवार भी जो है दिल्ली से संपर्क में लगातार बने हुए थे। देवेंद्र फडणवीस को भी आज तलब किया गया है। तो माना जा रहा है कि सियासी समीकरण महाराष्ट्र का बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने खुले तौर पे कह दिया कि बीजेपी के साथ गठबंधन करो, अन्यथा वह बीजेपी को वापस नहीं आएंगे। ऐसे में तमाम जो उनके विधायक दल गए हैं मुंबई, अब विधायकों के खिलाफ जो है महाराष्ट्र में मुंबई में आंदोलन किया जा रहा है, उनके दफ्तरों की तोड़फोड़ की जा रही है। जैसा कि शिवसेना के मागा थाने विधायक प्रकाश सुर्वे के ऑफिस के बाहर जमकर करीब सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने हंगामा किया और ये बताया कि किस तरह से शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने गद्दारी करते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया और दूसरे के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आज की अगर बात की जाए, तो आज भी सीएम उद्धव ठाकरे जो है अपने कैबिनेट के लोगों के साथ जो है आज बैठक कर सकते हैं, तो क्या कुछ अहम रह सकता है आज की बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये फैसला लिया जाएगा कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से लगातार उद्धव सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की है, उसको लेकर किस तरह के फैसले लिया जाए, क्योंकि सरकार को लेकर फैसला एक नहीं हो सकता, जबकि सरकार में महाविकास अघाड़ी सरकार है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, तो तीनों दलों के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। उसमें क्या कुछ अहम फैसला लिया जाता है वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पहले भाजपा के साथ जाओ फिर हम आएंगे, दूसरी कड़ी यह भी समझ में आ रही है कि शायद शिवसेना का कोई गेम प्लान भी हो सकता है, क्योंकि शिवसेना चाहती है एनसीपी को बाहर करे और अपने पुराने साथी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए।
क्योंकि शिवसेना के तमाम मंत्रियों का यह पहले से आरोप रहा है कि शिवसेना के पास महाराष्ट्र में बड़े खाते नहीं है जिससे उनकी मोटी कमाई हो सके, यानी कि सारे बड़े खाते एनसीपी के पास है। तो कहीं न कहीं यह भी देखा जा रहा है कि शायद एनसीपी को सबक सिखाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कल एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी और सीएम उद्धव ठाकरे की करीब 20 मिनट तक वार्तालाप हुई है, फोन में उन्होंने बातें की है, तो क्या क्या बातें उन दोनों के बीच में कल हुई हैं? देखिए, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि एकनाथ शिंदे की सीएम उद्धव ठाकरे से बात नहीं हुई, बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी से बात हुई है। और इस दौरान उन्होंने बताया है कि वह उद्धव ठाकरे जी को तैयार करे कि वह बीजेपी के साथ आए, तब वह आने के लिए तैयार है। और यह पूरी बात जो है मिलिंद नार्वेकर के फोन से बात करवाई गई है। एकनाथ शिंदे ने अपने फोन से बात नहीं किया है। इस दौरान उनका एक ही मत है कि हम सरकार में तभी आएंगे जब बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, यानी कि भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि सियासी समीकरण ये नहीं कहता कि अगर ये 35 विधायक चले जाएंगे तो भाजपा सरकार बना लेगी। भाजपा को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जाने के बाद या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या तो फिर ये हो सकता है कि पुनर्चुनाव किया जाए, क्योंकि बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी भी कहती है या नहीं कहती है। लेकिन बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि हम दोबारा शिवसेना के साथ सरकार कभी नहीं बनाएंगे। तो यह बातें अगर तय होती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल आ सकता है। हालांकि जिस तरह से आंकड़े बताते हैं कि जो ये तमाम प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है वो कहीं न कहीं बदले की भावना से फैलाया जा रहा है। इसमें एनसीपी और कांग्रेस को दूर रखने के लिए भी एक नया एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने शिवसेना का साथ खुलकर नहीं दिया था, यह भी एक बात सामने आई है। तो यह भी एक बड़ा एंगल हो सकता है कि सरकार चाहती है कि एनसीपी और शिवसेना को दूर रख बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाए। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में एक सियासी संकट जो है खड़ा हो चुका है, तो क्या लग रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो जीतेगी या हार जाएगी? देखिए, सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मिले तमाम मंत्रिमंडल और उनके विधायकों का एक मत है कि किसी तरह से सरकार को 5 साल तक चलाया जाए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को मुंबई बुलाया गया है और कहा गया कि आप आकर यहाँ रूबरू बात कीजिए, आपकी क्या तकलीफ है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, यानी कि एकनाथ शिंदे अभी भी अपनी बातों पर कायम है। लेकिन अब कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद जो है बाला साहब रात के यहाँ तमाम कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग चल रही है। इसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, उससे स्पष्ट होगा कि आखिरकार सरकार गिरेगी या फिर बचेगी। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कल रामदास अठावले द्वारा ये कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाकर जल्द ही बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कल। देखिए, संजय राउत ये कहते हैं कि रामदास अठावले की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कि रामदास अठावले जो है हर बातों को सहज लहजे में कह देते हैं। हालांकि जिस तरह से रामदास अठावले ने अपना बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं सरकार बदलने की फुकाहट हर किसी को है। इसीलिए तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि एक ट्वीट किया है जिसमें शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को आक्रामकता दिखाई है और ये बताया है कि सरकार आखिरकार जैसे बोल सकते ऊंट पहाड़ के नीचे आना, तो इस तरह की बातें उन्होंने ट्वीट के जरिए बताई है। कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को उन्होंने घेरा है और कहा है कि कम बैक टू पवेलियन, यानी कि वापस से आने की तैयारी कर। सत्यप्रकाश, अभी सुबह सुबह एक खबर सामने आई जहां पर एकनाथ शिंदे ने यह कहा है कि 40 विधायकों के साथ वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, शिवसेना ने अपने विधायकों को मुंबई में एक जगह बुला के रखा है। ऐसे में जिस तरह से लगातार गुजरात के मेरिडियन होटल में गुजरात पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और उसके बाद महाराष्ट्र से तमाम बड़े नेता वहां जाकर मिल रहे थे। इस दौरान यह भी बताया गया कि शायद उनको शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन शिफ्टिंग की बात अभी औपचारिक है या शिफ्ट कर दिया, इस तरह की बातें नहीं सामने आई है। लेकिन ये बिल्कुल चल रहा था कि शायद वहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तमाम महाराष्ट्र से बड़े नेता जा रहे थे मिलने के लिए। इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पहले एकनाथ शिंदे ने 11 विधायकों को लेकर गए, उसके बाद 28 हो गए, 28 के बाद 33 हो गए, 33 के बाद 35 विधायक उनके पास हो गए, उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी और निर्दलीय विधायक मिलाकर 40 विधायक हो गए।
तो जाहिर तौर पर ये आंकड़ा एकनाथ शिंदे के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह एकनाथ शिंदे तय कर पाएंगे कि वह सरकार गिराने पे लगे हुए हैं या सरकार बनाने पे लगे हुए हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण तब होगा जब उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कुछ बोला जाएगा या मीडिया से प्रेस वार्ता की जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बता दें कि धर्मशाला में 22 से 24 जून तक लैंगिक समानता विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसमें देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की 116 महिला विधायक जो होंगी शामिल होंगी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से ये सम्मेलन होगा। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विशेष संबोधन देंगी। कांगड़ा जिले के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सम्मेलन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की महिला विधायक जो हैं भाग लेंगी। सम्मेलन में दिल्ली की 8 और उत्तर प्रदेश की 47, राजस्थान की 26, पंजाब की 13, हरियाणा की 9, उत्तराखंड की 8 और मेजबान हिमाचल प्रदेश की 5 महिला विधायक जो हैं हिस्सा लेंगी। सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग और टिप्स भी प्रदान किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सम्मेलन धर्मशाला के शीला चौक स्थित एक निजी होटल में होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। टीना जी, जिस तरीके से 22 से लेकर 24 जून तक जो है लैंगिक समानता विषय पर एक आयोजन किया जा रहा है, तो ये आयोजन कहां पर किया जा रहा है, इस लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी देखिए, ये जो 22 से 24 जून तक ये जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है महिला विधायकों के लिए, इसमें जो 5 राज्य हैं उत्तर भारत के वो और केंद्र शासित दिल्ली जो है, उनकी जो 116 विधायक हैं वो महिला विधायक है वो इसमें भाग लेने वाली है। ये हिमाचल के धर्मशाला में आज से ये शुरू हो जाएगा और इसमें जो आज है उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। इसको ये बताएं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है और लाल बहादुर शास्त्री उनके जो संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यशाला महिलाओं जो विधायक है उनके लिए ये आयोजित की जा रही है। इसमें विशेष तौर पे जो महिला नेतृत्व है उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए और जेंडर इक्वलिटी पर विशेष तौर पर इसमें चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक ये हिमाचल में ये चलेगा। में जो है विशेष तौर पे महिलाओं के सशक्तिकरण पर और राजनीति में जो महिलाओं की भूमिका है उस पर विशेष तौर पर इसमें है चर्चा की जाएगी। कार्यशाला है। टीना जी, जिस तरीके से राज्यपाल यूपी की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल यहाँ पर आने वाली है, तो किस दिन वो यहाँ पर शिरकत करेंगी? तो देखिए, अभी आज जो कार्यशाला जो ये आज हमारे धर्मशाला में तो आज यहाँ पर पहुंचेगी और वो इसमें जो है विशेष तौर पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी और जो महिला जो विधायक जो नई भी चुनकर आई हैं या जो भी राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं, वो कैसे अपना जो प्रभावी नेतृत्व है वो कैसे उस पर काम कर सकती हैं और कैसे दूसरों के ऊपर प्रभाव अपना बना सकती हैं और साथ ही जो है जो जेंडर इक्वलिटी है, समाज में जो विषमता है, महिलाओं के प्रति जो एक भेदभाव की जो भावना है उसके ऊपर कैसे राजनीति में काम होना चाहिए, इसके ऊपर जो है विशेष तौर पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। टीना जी, जिस तरीके से इस सम्मेलन में कहा गया है कि विभिन्न विषयों पर जो है ट्रेनिंग और टिप्स दिए जाएंगे, तो क्या क्या टिप्स इस सम्मेलन में दिए जा सकते हैं? जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि महिलाओं का किस तरह से जो प्रभावशाली ढांचा है राजनीति में विकसित किया जाए, कैसे उनकी जो योगदान है उसको बढ़ाया जाए, कैसे उनकी जो प्रतिशतता है जो राजनीति में बहुत कम है। जैसे अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ से 5 महिला जो विधायक है वो भाग लेंगी, उनमें से एक जो महिला मंत्री भी हैं सरवीन चौधरी, वो भी इस सम्मेलन में जो ये कार्यशाला उसमें भाग लेंगी। हालांकि इस जो सम्मेलन में वो पूरी की तरह इस बात पर फोकस रहेगा कि जो महिलाएं हैं उनको नेतृत्व को कैसे प्रभावी बनाया जाए, कैसे उनका जो राजनीति में जो फोकस है वो कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे उनके साथ जो है आम जो महिलाएं उनकी भागीदारी है और जो ये राजनीति में जो महिलाएं अभी भागीदारी कर आई हैं उनके जरिए जो समाज में जो विषमता है या जो असमानता है, थोड़ी बहुत जो लिंग भेदभाव के जो हम बात करते हैं उसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है या कैसे उस पर जो महिला विधायक हैं जो राजनीति में अपनी जो आई है वो कैसे इस विषय पर को टैकल कर सकती हैं और कैसे इस पे अपना प्रभावी जो छाप है वो छोड़ सकती हैं, कैसे समाज में जो है महिलाओं को
बराबर का योगदान, बराबर का जो दर्जा दिया जाए, कैसे जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो भेदभाव है, जो महिला जो एक गर्ल चाइल्ड के साथ हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो विशेष तौर पर जो लैंगिक असमानता है उसके ऊपर इसमें विशेष तौर पर टिप्स दिए जाएंगे। टीना जी, जिस तरीके से इस सम्मेलन में अगर बात की जाए तो कितने राज्यों को इस सम्मेलन में सम्मिलित किया गया है और कितने राज्यों की महिला विधायक जो हैं इस सम्मेलन में पहुंचने वाली हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके अलावा जो उत्तर भारत के 5 राज्य हैं, यूपी है और हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनकी जो महिला विधायक है वो भाग लेंगी। इनमें से जो मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा जो 47 महिला विधायक है वो यहाँ पहुंचेंगी। राजस्थान की 26 है, पंजाब की 13, हरियाणा की 9, दिल्ली की 8 और हिमाचल की जो मेजबान है वो 5 महिला जो विधायक है वो इसमें भाग लेंगी। और जो सम्मेलन है इसमें जो है ये धर्मशाला में आज से शुरू हो जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि जो उत्तर भारत की जो 5 राज्य और केंद्र शासित दिल्ली है, उनकी जो 116 महिला विधायक है वो हिमाचल पहुंचेंगी आज, और 3 दिन तक वो विषय अलग अलग जो विषय हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर जो है गहन मंथन करेंगी, कार्यशाला में भाग लेंगी और उसके बाद जो समाज में जाकर उस पर जो है काम करेंगी। जी टीना जी, जिस तरीके से ये सम्मेलन लैंगिक समानता विषय पर जो ये सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब लैंगिक समानता विषय पर हिमाचल में इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, तो लिंग अनुपात को लेकर जो है हिमाचल में कितना सुधार देखने को मिला है? देखिए, अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल वैसे छोटा राज्य है, बहुत 70 लाख की आबादी है, लेकिन उसके बावजूद अगर लैंगिक असमानता या लैंगिक विषय पर हम बात करें तो हिमाचल में काफी सुधार है, बहुत अच्छा। जो पिछले जो अगर हम 10-15 साल से पहले की बात करें, आज इस पर हम एक जो मतलब हम एक क्या बोलते हैं उसे, जो हम मतलब इस पे गौर करें कि अगर उस वक्त के आंकड़े से इस वक्त के आंकड़े हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो हिमाचल में प्रति जो सरकार जो बर्थ है उनका जो है पुरुषों से अभी फिलहाल जो है ज्यादा ही है, तो उसे हम मान सकते हैं कि हिमाचल बहुत बेहतर स्थिति में बचा। यहाँ पे जो अनुपात है गर्ल महिला जो गर्ल चाइल्ड है उसका अनुपात बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जो है इस जो हिमाचल से एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस चीज को बढ़ा देने के लिए, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए और जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको प्रमोट करने के लिए, चाहे पढ़ाई हो, नौकरियां हो या हो, उसमें सरकारी योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और फिर हम इस सरकार की बात करें तो पिछले 2 साल पहले जो हिमाचल जो लड़कियां हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगी उसको भी फ्री कर दिया गया है। तो हिमाचल बहुत बेहतर स्थिति में, अन्य राज्यों की तुलना अगर हम करें तो बहुत बेहतर स्थिति में हम हिमाचल को पाते हैं। जिस तरीके से टीना जी ये सम्मेलन यहाँ पर कराया जा रहा है लैंगिक समानता को लेकर, तो अब सवाल ये उठता है कि हिमाचल के जो लोग हैं उनकी कैसी मानसिकता है इस लिंग अनुपात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लैंगिक समानता के विषय पर यहाँ पर बात की जा रही है, तमाम जो राज्य हैं उनके महिला विधायकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोगों की, जो हिमाचल के लोग हैं, उनकी क्या मानसिकता है इस लिंगानुपात को लेकर? जी, देखिए, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा बहुत रहता था कि गर्ल्स है तो नहीं, बच्चा लड़का जरूर कीजिए, लेकिन पिछले कई सालों से जो हम मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं लैंगिक असमानता विषय पर या लोगों को जागरूक करने के विषय में, तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा इस्तेमाल में आया है कि लोगों ने खुले दिल से लड़कों का करना शुरू करना किया है और इस पे नहीं ध्यान देते कि लड़का है या लड़की। हालांकि बहुत अगर हम रूढ़ीवादी की तरफ जाएं तो काफी इलाकों में ये है आज भी प्रचलन की नहीं लड़का, लेकिन अगर फिर भी हम हिमाचल की जो मानसिकता है, ओवरऑल मानसिकता की हम बात करेंगे, ओवरऑल लोगों का क्या इस विषय पर है, तो वो बहुत इसमें सबसे बढ़िया हम देखते हैं हिमाचल में बहुत एक खुली सोच के साथ लोग आगे आए हैं, और जो लैंगिक असमानता है उस विषय पर बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे काम भी हुआ है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र है, चाहे एनजीओ है, चाहे महिला जो मंडल है गाँव में जो होते हैं, महिला जो अलग अलग प्रतिनिधि जो चुनकर आती हैं, वो इस विषय में बहुत अच्छा जो यहाँ पर है काम हुआ है, और लोगों की जो एक अच्छी जो सोच है हिमाचल में वो बहुत आगे आने वाले दिनों में, या आप देखेंगे कि लैंगिक जो एक दर है उस पर भी साफ तौर पर इसका जो है प्रभाव दिख रहा है। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो राज्य जो इस सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, तमाम राज्य, जिस तरीके से उत्तराखंड हो गया, हरियाणा, दिल्ली, ये यूपी, जो तमाम राज्य इसमें शामिल होने वाले हैं, अगर बात की जाए इनके लिंगानुपात की और हिमाचल के लिंगानुपात की, तो क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं? क्योंकि इसमें इन राज्यों में हरियाणा भी शामिल है और हरियाणा का लिंगानुपात तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अन्य राज्यों की तुलना में मैं पहले भी कहा कि हिमाचल काफी बेहतर स्थिति में है।
एक प्रति गर्ल्स चाइल्ड है, वो लड़कों का जो आंकड़ा है 9 कुछ था। तो अगर आप देखेंगे कि लड़का और लड़की का जो लिंग अनुपात का जो अंतर है, यहाँ पे अंतराल है, बहुत कम हुआ है। लड़कियों का जो अनुपात है वो बड़ा है। तो इस तरह में हम पूरे देश में अगर देखा जाए, उत्तर भारत की बात नहीं करूंगी, लेकिन राज्य में देखा जाए तो हिमाचल सर्वाधिक अच्छी स्थिति में यहाँ पर है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काफी कम ये है, और लड़कियों के प्रति जो भेदभाव है, चाहे वो यूपी है, चाहे हरियाणा है, राजस्थान में, यहाँ बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। आप देखेंगे राजस्थान में जो पहले ये भी था कि बच्चा गर्ल चाइल्ड पैदा होते ही मार दिया जाता था, तो अभी वो जो है इस विषय पे जो इन राज्यों में बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। और इसमें जो है महिला विधायक जो चुनकर आती हैं, जिनका एक बड़ी एक विधानसभा जो उनके अपनी जो लोगों के साथ सीधा संपर्क रहता है, उसमें एक प्रभाव इनका रहता है, और ये अच्छा जो काम है वो कर सकती है। इनको देख के जो है अन्य महिलाएं हैं जो समाज में जो आम महिलाएं हम जिनको कहते हैं, वो इनसे प्रभावित हो सकती हैं और मान सकती हैं कि अगर ये महिला विधायक अच्छा काम कर रही हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं, जो महिलाएं हैं, अगर हम उनको सशक्त नेतृत्व देते हैं, तो निश्चित तौर पे जो महिला है उनकी स्थिति जो है समाज में बहुत अच्छी होगी और बेहतर होगी। और जो लिंग अनुपात है उसमें भी निश्चित तौर पर ये राज्य है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे राजस्थान की, या उत्तर प्रदेश, बहुत सुधार होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिलों के प्रभारी मंत्री बनने के बाद अब दायित्वधारियों को भी जल्द जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जग गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर दायित्व बांटने शुरू कर दिए थे। अब 150 से ज्यादा जो पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने दायित्व को लेकर आवेदन कर दिए हैं, जिसके बाद सभी को दायित्व बंटने का इंतजार है। भाजपा सरकार में दर्जन भर से अधिक दायित्वधारियों की पहली लिस्ट में नंबर आ सकता है। बीते दिनों हल्द्वानी में हुई कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जल्द दायित्वों को बांटने को लेकर संकेत दिए हैं, जिसकी शुरुआत कैलाश गहतोड़ी को दायित्व देने के साथ मानी जा रही है। अब संगठन में काम कर रहे 1 दर्जन से अधिक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी सरकार में दायित्वधारियों की लाइन में आने की कोशिश में जुटे हैं। इस लिहाज से विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। आपको बता दें कि जो कि सरकार के रहते काम करते हैं और ये दायित्व भी सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं। और इस बार ऐसे नाम भी इस रेस में बताए जा रहे हैं जो चुनाव में हार गए थे, लेकिन सीएम के काफी करीबी वो माने जा रहे हैं। इनमें स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता, राजेश शुक्ला का नाम भी शामिल है, जो कि सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं। तो इसके बाद अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से जिलों के प्रभारी मंत्री बनने के बाद जो है अब दायित्वधारियों को भी जिम्मेदारी देने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, तो इसे लेकर किसे क्या क्या जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है? देखिए निशा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हल्द्वानी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में साफ जो है संकेत दिए थे कि जल्द ही 150 से ज्यादा जो है संगठन में काम करने वाले नेताओं को जो है दायित्व की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसमें शुरुआत हो चुकी, क्योंकि अगर हम बात करें पावर उपचुनाव में जिस तरह से सीट छोड़ी थी कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए, तो उनको वन विकास निगम का जो है अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ से शुरुआत मानी जा रही है कि अब जल्दी तमाम जो संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको जल्द ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर हम बात करें आने वाले वक्त में किन किन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, तो ज्यादातर जो चर्चाएं हैं, अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो शादाब शम्स जो त्रिवेंद्र सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उनको वक्फ बोर्ड में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं विनय गोयल, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की तमाम संभावनाएं जताई जा रही है। पुनीत मित्तल का नाम इसमें है, विश्वास डाबर जो वरिष्ठ नेता हैं उनका नाम इसमें बताया जा रहा है, और तमाम जो नेता संगठन में काम कर रहे हैं
संजीव वर्मा हैं और तमाम नेता हैं, इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से जो सीएम के करीबी रहे हैं, जो चुनाव हालांकि हार चुके हैं, लेकिन उनकी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी से बेहद खास बताई जाती है पहले से ही। उनमें राजेश शुक्ला हैं कि 86 विधायक रहे हैं, लेकिन चुनाव हार गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनको एक नया दायित्व दे सकते हैं मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी। उसके अलावा हरिद्वार ग्रामीण से भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे स्वामी यतीश्वरानंद, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने उनको चुनाव हराया था, तो उनको भी जिम्मेदारी दी जाने की बात है। अगर हम बात करें संजय गुप्ता जो लक्सर से चुनाव लड़े थे, उनका भी नाम इसमें शामिल है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी से इनके रिश्ते जो है बहुत करीबी हैं और लगातार तमाम जो नेता हैं वो सक्रिय भी रहते हैं। इसको देखते हुए जो है इनको नए दायित्व मिल सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो चीज सामने आ रही है, चंपावत उपचुनाव में जिन नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई है, उनको भी जो है दायित्व मिल सकते हैं। जो चंपावत विधानसभा के जो लोकल लीडर्स हैं, उनको भी दायित्व मिल सकते हैं कैलाश कैथोड़ी के अलावा। तो इस तरह की जानकारी है, लेकिन अभी तमाम जो जानकारियां पूरी जो एक ये तो तमाम प्रयास, लेकिन एक जो पुख्ता लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो सूची भी जारी होने वाली है, जिसमें तमाम नेताओं के नाम जो है वो उजागर होंगे। अस्करी, जिस तरीके से 150 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जो है आवेदन कर लिए हैं, तो कब तक ये जिम्मेदारी जो है इन्हें मिल सकती है? देखिए, अभी इसकी कोई तारीख जो है अभी भाजपा सरकार ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही जो है दायित्वों का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल खुद शासनादेश जारी किया है, अब जिलों के प्रभारी मंत्रियों का जिम्मा दिया है तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुबोध उनियाल हैं, सतपाल महाराज हैं, चंदन रामदास हैं, सौरभ बहुगुणा हैं, इन सबको जो है जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही ये कवायद भी शुरू हो गई, क्योंकि तमाम जो नेता हैं जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने आवेदन किया है कि हमें दायित्व दिए जाएं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ही दायित्वों का बंटवारा भी हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से तमाम जो नेता हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो पुनीत मित्तल हों, चाहे विश्वास दाबर हों, विनय गोयल हों, और तमाम जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो लगातार वो सक्रिय भी बने रहते हैं। और जाहिर है जब संगठन में कोई भी नेता काम करता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि उनको कोई जिम्मा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कोशिश जारी है। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जल्दी ऐसा माना जा रहा है मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो सक्रिय रहते हैं हमेशा, उनको दायित्व दिए जा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि जब मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी चुनाव हारे थे, उसके फौरन बाद से तमाम जो ये नेता हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो लगातार और सक्रिय नजर आए थे और लगातार मेहनत भी की थी चंपावत उपचुनाव में। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में ये तमाम जो दायित्व हैं उनका बंटवारा हो जाएगा निशा। अस्करी, जिस तरीके से इस लिस्ट में उन लोगों का नाम भी शामिल किया गया है जो चुनाव हार गए थे, उन्हें क्या इस बेसिस पे ये जिम्मेदारी दी जाएंगी कि वो सीएम धामी के करीबी हैं? देखिए, बिल्कुल निशा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जाहिर है राजनीति में ताल्लुकात एक सबसे बड़ी चीज होती है। जिस तरह से अगर हम बात करें, राजेश शुक्ला हैं, पूर्व विधायक हैं, किच्छा विधानसभा से वो विधायक रहे हैं, संजय गुप्ता है, लक्सर से वो विधायक रहे हैं, यतीश्वरानंद है, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक रहे हैं। तो इनके नाम इसलिए सामने आने क्योंकि ये जब मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं थे, सिर्फ विधायक थे, तो उस वक्त भी जो है लगातार इनके रिश्ते और इनके जो आपस की ट्यूनिंग थी वो सामने आती थी, और तमाम जो इनके संबंध है बहुत करीबी इनको माना जाता है। लगातार इनके जो मुख्यमंत्री बनने से भी पहले इनके घरेलू संबंध थे, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भी ये इन दायित्वों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि जाहिर मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी के करीबी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट भी मिल सकता है कि लंबे समय से इन तमाम तीनों जो विधायक कम हमने जिक्र किया है, स्वामी यतीश्वरानंद है, राजेश शुक्ला है, संजय गुप्ता है, तो उसका भी फायदा उनको मिल सकता है। जी निशा। अस्करी, जिस तरीके से 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का ने जो उन्होंने इसके लिए दायित्व के लिए अपने नाम दे दिए हैं, आवेदन दे दिया है,
तो उनमें किस तरीके का उत्साह इन जिम्मेदारियों को लेकर दिख रहा है? कोई रिएक्शन उनकी तरफ से कोई सामने आया हो? देखिए, अगर हम बात करें रिएक्शंस की, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है। हमने कई बार जो है कोशिश की है तमाम नेताओं से कि हम पहले ही कोई उनसे प्रतिक्रिया ले लें, लेकिन तमाम जो नेता हैं वो भी कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो अगर ये शिकायत मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी को चली जाती है कि वो पहले ही बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो हो जाती है। इसको लेकर के तमाम जो नेता हैं जिनके प्रबल संभावनाएं हैं कि हमको दायित्व मिल सकता है, हमने उनसे ही बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी वो साफ साफ कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि बहुत जल्द जो है उनको दायित्व मिल सकते हैं, और लगातार उनमें उत्साह भी है, क्योंकि जाहिर है दायित्व एक उपहार होता है कार्यकर्ता के लिए, जो लंबे समय से संगठन के लिए काम करता है और ग्रास रूट पर काम करता है, उसके लिए गिफ्ट की तरह होता है। लगातार जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर से लेके संगठन स्तर तक जो है काम कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लगातार जो नेता हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी की नजरों में है, और उनको बहुत जल्द दायित्वों के रूप में, नए दायित्वों के रूप में एक उपहार मिलने जा रहा है। दिशा अस्करी, जिस तरीके से 150 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इसमें आवेदन दे दिया है, तो इस रेस में सबसे आगे किस किस का नाम, जो मुख्य चेहरे हैं इस रेस में, कौन आगे आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे निशा में जिक्र कर चुका हूँ, इसमें शराब शम्स हैं जो तरवीन सरकार में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। अगर हम बात करें, इसमें विश्वास डाबर हैं जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम सामने आ रहा है। पुनीत मित्तल हैं, संजीव वर्मा हैं, और तमाम जो नेता हैं उनका नाम सामने आ रहे हैं। और जो पूर्व विधायक हैं जो चुनाव हार चुके हैं, सबसे पहले तो पहली श्रेणी में इन्हीं का नाम आ रहा है, क्योंकि ये करीबी है मुख्यमंत्री विश्व सिंह धामी के। इसमें राजेश शुक्ला हैं, स्वामी यतीश्वरन हैं, संजय गुप्ता हैं, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा और जो अगर हम बात करें महिला नेत्रियों की, तो इसमें मधु भट्ट का नाम शामिल है, कमली भट्ट को भी दायित्व दिया जा सकता है। इस तरह की तमाम संभावनाएं इसमें जताई जा रही है। अस्करी, जिस तरीके से इसमें क्या कहते हैं पदाधिकारियों के नाम शामिल है, तो इसमें महिला पदाधिकारियों को कितने महिला पदाधिकारी जो हैं इसमें शामिल हैं? देखिए, ऐसे अभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने किसी की गिनती करके इसमें शामिल नहीं किया है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है ऑब्जर्व कर रही है, पूरा करीबी से निगाह बनाए हुए है कि कौन सी जो महिला नेत्रियां हैं कौन ज्यादा एक्टिव रहती हैं, कौन कम एक्टिव रहती हैं, उनको श्रेणी में रखा गया है। और जिस तरह से अगर हम बात करें, खासतौर से अगर हम देहरादून की बात करें, तो जो महानगर अध्यक्ष है कमली भट्ट, उनको भी कहीं ना कहीं दायित्व दी जाने की बात सामने आ रही है। और अगर हम बात करें, जो मधु भट्ट हैं, महिला नेत्री हैं, प्रवक्ता भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और त्रिवेंद्र सरकार में भी काफी एक्टिव नजर आती थी, उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि आने वाले वक्त में तमाम जो कयास हैं और तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं वो कितनी सही साबित होती है। निशा, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।